नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर एक चिंगारी ने 15 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। जिन घरों में कल तक हंसी खुशी थी वहां आज मातम पसर गया है। इस दर्द को ना तो सरकारी फाइलें महसूस कर सकती और ना ही वो अधिकारी जिन पर बिल्डिंग की जांच, फायर सेफ्टी नियमों का पालन और कानून लागू कराने की जिम्मेदारी थी। अगर जिम्मेदारियां समय पर निभाई गई होती तो शायद 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। खैर, 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में तो आया। हादसे वाली बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं। घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बिल्डिंग की मंजूरी और निर्माण से जुड़े पहलुओं की पड़ताल के लिए एलडीए भी अलग से जांच कर रहा है। पूरे मामले की निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। कार्रवाई के तहत बिल्डिंग मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 इंजीनियर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली खुलासे सामने आए हैं। जिस इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक था, जबकि दूसरे फ्लोर पर एक कोचिंग सेंटर और स्टूडियो मौजूद था। आग लगते ही छात्र और कर्मचारी ऊपरी मंजिल पर फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिला। पूरी बिल्डिंग में आने जाने के लिए सिर्फ एक पतली सी सीढ़ी थी। कोचिंग सेंटर का जो मेन गेट था वो ऑटोमेटिक था, बायोमेट्रिक वाला था, और आग लगने के बाद वो थंब इम्प्रेशन वाला गेट लॉक हो गया, खुल नहीं पाया, जिससे कई छात्र अंदर ही फंस गए। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। हालात इतने भयावह थे कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। कई छात्रों ने तार और पाइप के सहारे जान बचाई, जबकि कुछ को ऊपर से छलांग तक लगानी पड़ी। फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को दीवार तक तोड़नी पड़ गई। मरने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट थे और ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से हुई है। ध्यान रखिएगा, दम घुटा, जल के नहीं। लखनऊ अग्निकांड की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लापरवाही की कई परतें खुल रही हैं। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजाम मौजूद नहीं थे। आग लगने के बाद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं था। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था, जैसा मैंने बताया। इतना ही नहीं, छत का दरवाजा भी बंद मिला, जिससे ऊपर पहुंचकर जान बचाने की कोशिश कर रहे लोगों का रास्ता भी रुक गया। एक एक मिनट के साथ धुआं बढ़ता गया और लोग अंदर फंसते चले गए। लखनऊ अग्निकांड की जांच में अब 10 साल पुरानी फाइलें भी सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी के मुताबिक साल 2016 में ही इस इमारत में अवैध निर्माण को पकड़ा था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5 जुलाई 2016 का जो ध्वस्तीकरण का आदेश था उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद इमारत का इस्तेमाल लगातार जारी रहा। सवाल अब यही है कि अगर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे तो आखिर इस इमारत को संचालन की अनुमति कैसे मिली? आखिर जिम्मेदार कौन है? सिर्फ बिल्डिंग मालिक या फिर वे सभी अधिकारी और विभाग जिनके कंधों पर पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी? लखनऊ का ये अग्निकांड एक बार फिर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली समेत देश के कई बड़े अग्निकांडों से सबक शायद नहीं सीखा जा रहा है, क्योंकि हर बार हादसे के बाद की कार्रवाई और जांच की कवायद शुरू होती है, वही 3-4-10 बातें, थोड़े दिन खबरों में सुर्खियां रहती हैं और फिर सब खत्म, अगले अग्निकांड के इंतजार के लिए। तो आखिर कब रुकेगा ये सब और क्यों होता है ये सब? कहाँ चूक हो रही है? क्यों हमारी बच्चों की जान या उन तमाम लोगों की जान जो ऐसे हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, हम उनके लिए क्या कर पाए अभी तक? बातचीत करेंगे इस पर। हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, दिल्ली फायर सर्विसेज के पूर्व डायरेक्टर अतुल गर्ग साहब और पूर्व अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी डीएम रामचंद्रन, मिस्टर रामचंद्रन, एम रामचंद्रन। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अब देखिए रामचंद्रन जी और गर्ग साहब, ये जो घटना घटी है इसके फिर से वही 2 पहलू हैं जो हमने दिल्ली में भी देखा कि एक तरफ तो है कि इमारत अवैध थी, उसका कुछ हिस्सा टूट जाना था, 10 साल पहले आदेश आया, नहीं टूटा, फायर एनओसी भी नहीं था, फायर एग्जिट भी नहीं था, यानी तमाम वो चीज़ें थी कि अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो जान जाना तय है। दूसरी तरफ अब ये ऑटोमेटिक लॉक जैसी चीज़, शायद जान बच सकती थी, लेकिन एक मॉडर्न इक्विपमेंट ने जान को बचाने की जगह
उसको और फंसा दिया। और दूसरा कि वहाँ कोई फायर आग बुझाने वाले यंत्र या किसी तरह की कोई ट्रेंड कर्मचारी की कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो कम से कम वो सीज फायर लेके तुरंत आग पे काबू पाने की कोशिश करे, ऊपर तक ना फैल पाए। लोगों को कम से कम कोई इतना बता दे कि जब धुआं उठता है तो बाहर निकलने का तरीका क्या होता है, कैसे जान बचाई जा सकती है। तो इन दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे। गर्ग साहब, पहले इस एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग जिसमें खामियां बरसों पहले निकाल ली गई थी, दूसरा हमें यह भी पता चला कि जब दिल्ली का अग्निकांड हुआ तो लखनऊ में भी सघन जांच हुई थी। शायद ये जहां थी, जिस इलाके में बिल्डिंग थी, उसके 2 बाजू बिल्डिंग तक भी जांच हुई, लेकिन ये बिल्डिंग बाय चांस रह गई या किसी और कारण से रह गई या इसको जांच के दायरे में लाने ही नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार कह लें जो कह लें। तो ये जो पुराने पाप हैं इतने सारे इकट्ठे होके, यही ऐसे कारणों का, हादसों का कारण बनते हैं क्या? और ये तो एक घटना है, लेकिन हर ऐसी दूसरी बिल्डिंग इंतजार कर रही है कि किस दिन वहां चिंगारी निकले और उसके साथ भी ये हो। देखिए, ये आपका बात बिल्कुल ठीक है। ये सब वो बिल्डिंग है, दिल्ली में देखिए, लखनऊ में देखिए, कहीं और देखिए, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी थी और इनका बाद में कॉमर्शियल यूज कर लिया गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फायर एनओसी की जरूरत नहीं होती है, 15 मीटर से कम है तो एनओसी नॉट रिक्वायर्ड था और उसका कॉमर्शियल यूज किया। ये बिल्डिंग, आप मालवीय नगर की बिल्डिंग गए, पालम की बिल्डिंग, ये सारे रूल को वायलेट करती हैं और इसमें कोई भी चीज ठीक नहीं थी। ना फायर फाइटिंग अरेंजमेंट थे, ना जीना था, आप देखें स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। डिजिटल लॉक आजकल नई टेक्निक आ गई है, ये भी लग गया है, बाहर शीशे लगे हुए थे। तो ये तो आप ये कहिए, ये तो एक लाख ग्रह जैसा ही था कि उसमें अगर कोई घटना होगी तो इसमें डेथ होनी थी। अब आप इसको आप अगर ये देखें, जो हमारी जो इसकी बिल्डिंग को मालवीय नगर की और यहाँ की देखें, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग अथॉरिटी की होती है, क्योंकि उनके पास एक फील्ड स्टाफ होता है, वो समय समय पे चेकिंग करते हैं, नक्शे जाते हैं पास होने के लिए। फायर डिपार्टमेंट के पास तो नक्शा बिल्डिंग अथॉरिटी भेजती है कि भाई ये बना है, ये बना रहे हैं, आप इसको चेक कर लें। तो इसमें फिर मैं ये कहूंगा, दिल्ली में भी यही था, यहाँ भी ये है कि इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्डिंग अथॉरिटी की बनती है। वहां पे बिल्डिंग अथॉरिटी शायद एलडीए है, तो एलडीए की जिम्मेदारी बनती थी। ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल हुई, कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट चेक नहीं किया, उसको कॉमर्शियल कर दिया गया, हुई नहीं हुई ये अभी डिटेल आई नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक डेडली आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है, उसको अप्रूव करा लीजिए, उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी कर लीजिए और करते जाइए। और देखिए, ये फायर डिपार्टमेंट के लिए आप कहें और के लिए हजारों बिल्डिंग है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है फॉर ए फायर डिपार्टमेंट टू गो एंड चेक इट, क्योंकि इतना ज्यादा स्टाफ नहीं होता। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी जो है करीब 3000 का स्टाफ है, सैकड़ों बिल्डिंग, आप हर बिल्डिंग को जाके चेक करना, आई थिंक ये एक बहुत ऐसी टास्क है कि जो बहुत ही मुश्किल से पूरी होगी। आपने दूसरा सवाल ये किया कि अभी इसमें क्या कहते हैं, दिल्ली के बाद लखनऊ में वो चेकिंग की गई थी, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने चेकिंग, क्योंकि मालवीय नगर में गेस्ट हाउस था, रेस्टोरेंट थे, उनकी की गई होगी और शायद ये कोचिंग सेंटर छूट गया होगा, मेरे को इस बारे में नहीं पता है। बट फिर ये मैं कह रहा हूँ, पूरे लखनऊ की चेकिंग 1 महीने में नहीं हो सकती है। आपको इसके लिए प्लेंटी ऑफ टाइम चाहिए। जितनी बिल्डिंगें लखनऊ में, मैं लखनऊ में रहा हूँ, देखा है मैंने, लखनऊ में जितनी बिल्डिंगें हैं उनको अगर आपको हर बिल्डिंग को ठीक से चेक करना है, एक एक चीज को चेक करना है, तो उसके लिए आपको समय चाहिए। आप एक नी जर्क रिएक्शन करके आज चेक कर लो, 10, 20, 50 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बिल्डिंग है। ये है मेरा कहना। बिल्कुल सही कह रहे गर्ग साहब आप। रामचंद्रन सर, क्या ये बरसों से हो रहे आकंठ भ्रष्टाचार का नतीजा है कि अब वो पीक आउट हो गया? आपने इतना भर दिया, इतना ठूस दिया, आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते गए, परमिशन पे परमिशन देते गए। जैसा सर बता रहे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, वो तस्वीरें दिखा रही। देखिए कितना सारा वायरिंग, कितना सारे एसी का लोड, और मतलब एक बिल्डिंग के अंदर सब कुछ कर दिया गया कि किसी भी दिन अगर कोई घटना घटे तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। और एक बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में ऐसी बिल्डिंग्स की भरमार है। आप चाह के भी आज इन्हें चिन्हित करेंगे तो बरसों लग जाएंगे सबको ठीक करने में। कहाँ गलती हुई सर? क्या जो इतना सारा बैकलॉग है, जितना सारा करप्शन हुआ, वो इसके लिए जिम्मेदार है, या आज की तारीख में अगर हम बोलें कि जो मालिक है वो भी और जो उनको इजाजत देने वाली अथॉरिटीज है वो भी, दोनों इसमें इक्वली जिम्मेदार है भ्रष्ट होने में? काफी हद तक जो आप कह रहे हैं सही है। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का बन गया कि किसी तरह
जो भी रास्ता हो उससे अपना काम किसी तरह निकाले, जितना ज्यादा कमा सकते हैं उतना कमा ले। ये प्रवृत्ति मेरे ख्याल में इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया। वो एक आदेश से या एक व्यक्ति के कुछ करने से नहीं होगा, क्योंकि बार बार ये जो इंसिडेंट्स हमारे सामने देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कमी है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को अंदर देखने की जरूरत है कि हमारे बिल्डिंग में क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ कि अब एक तरह से एक खास बदलाव लाने की आवश्यकता है। हर बिल्डिंग के बारे में, जैसे लिफ्ट के बारे में बताते हैं, हर बिल्डिंग के बारे में ये एग्जिबिट करना आवश्यक बना दें कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो भी चीजें हैं उसके बारे में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर जांच किया गया और उसको सही उचित पाया गया। ये डिस्प्ले करना जरूरी है, खास तौर से जिन बिल्डिंग्स में ज्यादा लोग जाते हैं वो उसका जिम्मेदारी बनता है। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ और दिखता नहीं है। एक तो लोकल बॉडी का जिम्मेदारी है। लोकल बॉडी इतना अधिक मैं समझता हूँ कि हर बिल्डिंग को जाके देखता नहीं है। और आजकल वैसे भी एक माहौल बन गया है कि इंस्पेक्टर राज को खत्म करना है, ये जांच करने के काम को खत्म करना है। तो एक और वो है, दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं घटित हो रहा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं, उनका जान इसमें जा रहा है। इसको मैं समझता हूँ बार बार इसी को देखते हुए, इसी को चर्चा करते हुए, इसी के बारे में कुछ ना कुछ विचार करने से इसका समाधान नहीं निकल रहा है। तो एक अवेयरनेस कल्चर बना दे, उसमें जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इस तरह के कई टेक्निकल संस्थाएं हैं, वो जुड़ जाए। और जैसे हम बाढ़ से पहले सबको कहते हैं क्या तैयारी करने की आवश्यकता है, साल भर में 3 बार लोगों को सतर्क कर दे अपने बिल्डिंग के बारे में। इन चीजों को देखना जरूरी है और जो वहां प्रवेश करते हैं उनको ये तसल्ली हो कि हम सही तरीके से मेंटेन किए बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। गर्ग साहब, एक बात बताइए, क्या कोई नॉन ट्रेन्ड, नॉन प्रोफेशनल पर्सन आग बुझा सकता है? मतलब ये मेरे मन में सवाल आया क्योंकि कई बार ऐसी इमरजेंसी ट्रेनिंग सोसाइटीज़ में, ऑफिस में दी जाती हैं कि ये एक आपका सीज फायर लगा हुआ है, आप इसको उठाइए, इसको नीचे पटकिए, बॉटल को हिलाइए, फिर स्प्रे मार दीजिए, इतने सेकंड में आग बुझ जाएगा या ये होगा, या फिर और भी कई इंस्ट्रक्शन। लेकिन वो कैसा होता है कि वो खाना पूर्ति टाइप की ट्रेनिंग होती है। मतलब ट्रेनिंग तो सही होती है, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, जब तक आपने वो रियल टाइम सिचुएशन देखी नहीं है, बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा किसी से ये उम्मीद करना कि जब एक्चुअल में आग लगेगी तो वो उसको मैनेज कर जाएगा। लोगों के दिमाग ही नहीं चलते। तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि क्या हर सोसाइटी, या मैं हर तरह की बात कर रहा हूं, या हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या हर जगह पे लोगों को ऐसे ट्रेंड किया जाए सही मायनों में, या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट, कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाए जिससे कि इसको रोका जाए? क्योंकि जो तरीके सिखाए जाते हैं उससे मुझे तो नहीं लगता कि कभी आग रुकेगी अगर ऐसी सिचुएशन बन गई। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने बहुत सारे चैनलों में कहा है, आपके चैनल से फिर कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आग लग गई है तो आपको सबसे पहले वो जगह छोड़नी है, आप वहां से बाहर निकल जाए, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाएं, उसके बाद आप फायर फाइटिंग का प्रयास करें अगर आपको फायर फाइटिंग आती है। फायर फाइटिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर आदमी इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जब सिखाते हैं तब वहां पे जो वातावरण है वो सामान्य होता है, एनवायरमेंट इज ए पीसफुल, आप किसी डेंजर में नहीं। और जब आग लगती है, धुआं निकल रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो वहां पे फायर फाइट करना मुश्किल काम है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे को जो ट्रेनिंग देनी है, अगर आग लग जाए तो आप उससे कैसे बचें, फायर फाइटिंग ना करें। फायर फाइटिंग आप जब करें जब आप बाहर निकल गए और आपको कुछ आता है, आपको होजल दिख रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है, तो आप उसको चला लें उस टाइम में। बट सबसे पहला काम होना चाहिए, यू शुड कम आउट इमीडिएटली, इन्फॉर्म फायर ब्रिगेड। मैं बार बार फायर ब्रिगेड को इसलिए कहता हूं कि अगर आपने खुद पहले बचाने की कोशिश की, 2-4 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए, उसके बाद आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया, वो 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। छोटी सी आग को बड़ी होने में 5 मिनट से कम समय लगता है। आपने लखनऊ की फायर में देखा कि आग कितनी तेजी से बढ़ी। फिर आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, वो 10 मिनट में आएगी क्योंकि ट्रैफिक है, निकलेंगे, आएंगे। तो हम गोल्डन जो टाइम था वो हम लॉस करते हैं। तो सबसे पहले आप बाहर आए, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाएं, उसके बाद आप फायर फाइटिंग की कोशिश करें, नहीं तो फायर ब्रिगेड को रास्ता दिखाएं, उनसे कांटेक्ट करें कि आप कैसे जल्दी पहुंच सके। दूसरा बात, अगर आप नहीं निकल सकते हैं, आप घर के अंदर फंस गए हैं, तो मैं कहता हूं इसमें जान बचेगी, ये बहुत आसान है बचाना। आप एक कमरे में जो दूर का है उसमें बंद हो जाएं,
नीचे तौलिया लगा दें गीला, ऊपर लगा दें, अपने मुंह पे रख लें, और अगर कोई खुली जगह है उसकी बालकनी चले जाएं, फायर ब्रिगेड 10 से 12 मिनट में वहां पहुंच जाएगी, आपको बचा लेगी। आप अपने को, क्योंकि ज्यादातर डेथ जो है धुएं से होती है, फायर से नहीं होती है। इस केस में आप देखें दम घुटने से डेथ हुई है ज्यादातर, ना कि फायर से, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे लकड़ी के दरवाजे हैं, वो भी आधा घंटे तक फायर को रोक सकते हैं। कंक्रीट भी 1 घंटे तक फायर को कंटेन करती है। तो आप बच जाएंगे। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं और आप मान लीजिए 3 कमरे हैं, आप अगर लास्ट वाले कमरे में चले गए, आग जहां से स्टार्ट हुई, तौलिया लगा दिया गीला करके, ऊपर लगा दिया, आपने मुंह पे रख लिया, आप 100% बचेंगे। बहुत चांस है आपके 90% बढ़ जाते हैं बचने के लिए। पहला सवाल ये मेरा था कि फायर फाइटिंग आपको करनी चाहिए। मेरा कहना है नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी मोटी फायर है, कोई बात अलग है, फायर एक्सटिंग्विशर चला लें, बट सबसे पहले आप बाहर निकल जाएं। एक में मुद्दा सर ने भी कहा, मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, इस बिल्डिंग में, मालवीय नगर में, पालम में, सब जगह देखिए कॉमर्शियल एक्टिविटी जब हो रही है तो वहां पे कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, बिजली डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, सब लोग ले रहे हैं। तो मैं, जैसा सर ने कहा, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि कॉमर्शियल बिल्डिंग अलाउ ही नहीं होनी चाहिए जब तक उसके यहाँ मिनिमम बेसिक फायर सेफ्टी रूल ना हो। अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कॉमर्शियल में आप कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिक फायर सेफ्टी रूल आपके हैं नहीं, तो ये हादसे होंगे। कैसे रोकेंगे आप बताइए, कैसे रोके जा सकते हैं हादसे? आपने एक कमरे में परमिशन 10 बच्चों के लिए 30 भर दिए, डिजिटल लॉक लगा दिया, निकल सकते नहीं है, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है नहीं, स्मोक मैनेजमेंट है नहीं, शीशा आगे से लगा दिया। तो ये भयानक सिचुएशन है और हम सभी को प्रयास करना है ये घटनाएं ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई दोनों। एक तो कि क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह की फायर्स में ज़्यादातर जो मौत होती है, और लखनऊ का ही मामला लीजिए, दिल्ली का ही मामला लीजिए, दम घुटने से होती है। जल के मरने के केसेस बहुत कम होते हैं, और दम तभी घुटता है जब आप खड़े रहेंगे या आप इधर उधर भागेंगे। लेकिन जैसा अभी गर्ग साहब बता रहे थे कि 1 घंटे तक फायर कंटेंट हो सकती है, आप सबसे आखिरी वाली जगह पे चले जाएं, गीला तौलिया, नीचे बैठना है, धुआं ऊपर की तरफ होता है। बेसिक नॉर्म्स हैं, अगर ये कभी फॉलो हो जाएं तो बहुत जानें बच सकती है। तो यही अगर थोड़ा बहुत कहीं 4 स्टिकर चिपके हों बिल्डिंग के अंदर तो लोग फॉलो कर सकते हैं। और वो भी इंपॉर्टेंट है कि फायर फाइटिंग एक बहुत टेक्निकल जॉब है। वो एक सामान्य व्यक्ति कितनी भी ट्रेनिंग करा लीजिए उसकी साल में 2-3 बार, वो नहीं कर सकता। वो बहुत एक्सपर्टीज के काम है। अब यह है कि जो इसके लिए एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है, यानी हमारा फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, क्या उसका संख्या बल इतना है, क्या वो खुद इतना इक्विप्ड है, क्या उसके पास उतनी त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता है? अब तो देश में 60-60, 80-80 मंजिल के टावर बन रहे हैं, क्या उतनी लंबी सीढ़ियां और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देश में मौजूद हैं? एक छोटा ब्रेक के बाद उस हिस्से की समीक्षा करेंगे। अग्निकांड की तबाही, जानलेवा लापरवाही, बात हो रही लखनऊ अग्निकांड की कि क्या ऐसे हादसों को बचाया जा सकता है और इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो सालों से चल रहा भ्रष्टाचार, धांधली, और दूसरी तरफ कि क्या हम इस तरह की आग को टैकल करने के लिए इक्विप्ड हैं अगर ये लग भी जाए तो। ब्रेक से पहले एक हिस्सा समझा। रामचंद्रन सर, मुझे बताइए कि अब ये तो एक इंडिविजुअल जो अपनी कैपेसिटी में कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन जब बात है कि एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, अग्निशमन विभाग है जो आएगा उसे बुझाएगा, क्या जिस तरीके से हिंदुस्तान बदला है और जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जितना अर्बनाइजेशन हुआ है, हमारी फायर फाइटिंग फोर्स उतनी इक्विप्ड हुई है? सर आप म्यूट पर हैं। हाँ, लेकिन एक बार मुझे याद आता, अतुल गर्ग जी कह रहे थे कि अब नए बिल्डिंग के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का आ गया। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन आ गया तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर जो मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यहाँ पर ज्यादा लोग जाते हैं, जैसे वो संस्थाएं हैं, ट्यूशन के लिए है, अस्पताल या ना अन्य पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पर ज्यादा जाते हैं, वहां पर जो उसको चलाता है उसकी जिम्मेदारी बनना जरूरी है कि मैं अपने बिल्डिंग को हर तरीके से जितना सही रख सकता हूँ सही रख रहा हूँ। अभी फायर फाइटिंग के बारे में बताया, अगर हम आंकड़े देखें तो ये जरूर हो सकता है कि जितना चाहिए उतना नहीं है, उतना इक्विपमेंट नहीं है। कई जगह आपने पहले भी चर्चा किया होगा कि बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स के लिए उस प्रकार का एक सीडी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है, कि कई चीजें कमी है। तो मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जो भी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे मुख्य तौर पर इसमें लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी को पब्लिक के सामने ये आंकड़े रखना चाहिए
कि हमने ये काम किया है। और फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि सबको जागरूक करना बहुत आवश्यक हो गया है। अब चूंकि आपका चैनल इस पे बहुत कुछ पहल कर रहे हैं, मैं एक सुझाव और रखना चाहूंगा। कई बार इस प्रकार के मामले घटित हुए, जांच के लिए कमेटी बनाया गया, उसका रिपोर्ट आया होगा, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, उसका क्या कार्यान्वयन किया है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि किसी जांच समिति ने कमियों को हाईलाइट नहीं किया हो, हाईलाइट किया है तो उसके बाद क्या किया। अगर शासन स्तर पर है, शासन से फिर लोकल बॉडीज को गाइडेंस जाना चाहिए कि आपको ये करने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी हो गया कि एक बार हम तकनीकी युग में बहुत प्रवेश कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं बार बार घटित होते हुए हमें सुनने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कुछ अधिक शायद लगता है वो इसलिए है कि थोड़ा केयरलेस अर्बनाइजेशन चल रहा है हमारे सिटीज के मामले में। तो उस पर जरूर बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसके लिए जागरूक होना आवश्यक है। केवल अधिकारी स्तर पर या सिस्टम स्तर पर नहीं है, पब्लिक को भी इसके बारे में और अधिक अवेयर होना जरूरी हो गया है, और पब्लिक को ये बात मालूम करना भी जरूरी हो गया कि तभी मैं समझता हूँ इसमें सुधार हो सकता है। जैसे फायर फाइटिंग के बारे में बताया, जहाँ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त बिल्डिंग के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस के मालिक हैं, वो भी तो कुछ एडिशनल प्रबंध कर सकते हैं, मॉक ड्रिल हर वक्त कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे प्रवेश कर रहे थे उनको कम से कम एक बात तो बता देना चाहिए थे कि इस पर आपको क्या करना चाहिए, किया गया कि नहीं, ये सब देखने की चीज है। ठीक है, क्विकली गर्ग साहब, एक सवा मिनट है मेरे पास, मुझे एक या दो चीजें बताइए कि इन तमाम दिक्कतों के बावजूद, इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद जो भी कमियां थी, एक या दो चीजें अगर ऐसी होती तो शायद 15 जाने हम लखनऊ में बचा लेते। देखिए, बिल्कुल बचा लेते। मैं ये बहुत जगह कहा, आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, 70% आग लग रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसमें एसी फटा, ये प्रिवेंटेबल है। अगर हमने ठीक से, बाकी सब चीजें आप छोड़ दीजिए, हमें जान बचानी है। अगर हमने लोड चेक किया होता है, एमसीबी चेक किए होते हैं, जब कनेक्शन दिया गया उसमें कितना लोड लग रहा है, एसी पे एसी लगाए जा रहे हैं, वायरिंग का ठिकाना नहीं है, बिल्डिंग पुरानी है, तो मेरा ये कहना है इलेक्ट्रिक ऑडिट शुड बी मस्ट, गवर्नमेंट मस्ट नाउ एक ऑर्डर करना चाहिए कि हर 6 महीने में एक इलेक्ट्रिक ऑडिट होगा। ऑक्यूपेंसी चेंज होगी, आप ऑडिट करेंगे, आप बिजली की वायरिंग चेक करेंगे, सर्टिफाई इंजीनियर से करेंगे, और बिजली की जो कंपनी है अगर उनको भी डायरेक्शन पास हो जाएंगे, आप तब तक नहीं देंगे जब तक फायर डिपार्टमेंट या थर्ड पार्टी ऑडिट, मैं ये नहीं कहता फायर डिपार्टमेंट काम दे, एक फायर प्रोफेशनल उसको चेक कर रहेगा कि इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है कि नहीं है। दूसरा, जितना ये लोड लेने वाले हैं उतनी वायरिंग इसका लोड ले पाएगी नहीं ले पाएगी। हम करते क्या, फटाफट 2 एसी लगाए, बच्चे बढ़ गए, 20 से 30 हुए, गर्मी लगी, 2 एसी और लगा दिए। हमने ना वायरिंग पे ध्यान दिया, ना लोड पे ध्यान दिया, ना एमसीबी पे ध्यान दिया, और इस वजह से हो रही है। आप चाहे मालवीय नगर की देखें, आप पालम की देखें, विवेक विहार कहीं की देखें, तो इलेक्ट्रिक हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेफ्टी ऑफ फायर। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी गर्ग साहब ने आखिरी में। ये घटना घटने से बच सकती थी तमाम कमियों के बावजूद कि एनओसी था, एक सीढ़ी थी, जगह थी, पुरानी बिल्डिंग थी, अतिक्रमण था। वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें अगर चेक हो गई होती, इतने एसी दिख भी रहा है आपको, विजुअल्स में नज़र आ रहा है, अगर वो लोड चेक हो गया होता, वो वायरिंग चेक हो गई होती, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चेक हो गया होता, और कैपेसिटी ओवरलोड ना हुआ होता, तो शायद ये घटना होने से बच जाती तमाम कमियों के बावजूद भी। और हाल फिलहाल में हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी घटनाएं आपने देखी हैं, उसमें ज़्यादातर में शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल फायर ही लगे हैं, कोई और दूसरी तरीके से आग नहीं लगी है। 70% केसेस में तो ऐसा ही हुआ है। तो अगर यही चीज़ चेक कर ली जाए तो तमाम कमियों के बावजूद भी आप उस फायर हजार्ड को बचा सकते। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि बाकी कमियों को आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया जाए। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन अब वक्त आ गया है, जिस तरीके से, जिस रैपिड पेस पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना लोड बढ़ रहा है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर हमने अपने इस तरह के ऑडिट, बिल्डिंग ऑडिट, उनके सेफ्टी ऑडिट, फायर एनओसीज, अतिक्रमण, ये वो सब चेक नहीं किया, अभी भी इनमें धांधली और भ्रष्टाचार चलता रहा, तो ये घटनाएं दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, गर्मी इस साल बहुत पड़ी, एसीज पे लोड लगातार चल रहे हैं, और यही
कारण है कि बहुत सारी ऐसी घटना ओवरलोड के कारण भी हो रही है। तो इन बातों पर अगर नहीं ध्यान दिया गया वक्त रहते तो फिर ऐसी घटनाओं को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग सर, रामचंद्रन सर, आपने बहुत डीप और अवेयरनेस वाली बातें की। आई होप अगर इस पर थोड़ा भी काम हो जाए तो शायद आगे हम ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।